नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। 15 जून 2021 के डेली द हिंदू एडिटोरियल डिस्कशन में आपका स्वागत है। देखते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल डिस्कस करेंगे। पहला है अ रोड फ्रॉम गलवन अ ईयर लेटर। बेसिकली यहाँ पे गलवन वैली में जो क्लैश हुआ था उसके बारे में बातचीत करी जा रही थी। ऑलमोस्ट एक साल हो चुका है इस बात को। और आप यहाँ पे देखो तो चाइना का इंडिया के साथ जो एलएसी पे इशू है वो अभी भी रिजॉल्व नहीं हुआ है। कुछ ऐसे इलाके हैं जहाँ पे चाइना एडवांटेजियस पोजीशन में है और आगे भी एडवांटेजियस पोजीशन में रहने वाला है। और इस रिस्पेक्ट में इंडिया को चाइना के साथ रहना पड़ेगा एक अनईजी काम के साथ। अनईजी काम का मतलब क्या है कि भाई देखिए, एक एग्रेसिव चाइना तो हमारे बगल में बहुत लंबे समय तक रहने वाला है। और कहीं ना कहीं इंडियन पॉलिसी मेकर्स का जो चाइना की तरफ सोचने का तरीका है ना, वो भी कहीं ना कहीं बदल चुका है। पहले क्या होता था कि बातचीत से चीज़ें सॉल्व हो जाती थी। ग्राउंड लेवल के कमांडर्स चाइनीज कमांडर्स के साथ बातचीत करके चीज़ें सॉल्व कर देते थे। अब ऐसा कुछ भी होता नजर नहीं आ रहा। अब ऐसा लग रहा है कि मोस्ट प्रॉब्ली ये जो इंडिया चाइना वाला इशू है, ये बहुत ज़्यादा आप कह सकते हो कि अनप्रिडिक्टेबल तरीके से आगे चलेगा। क्योंकि चाइना अब एक बिल्कुल अलग लीग में निकल चुका है। वो यूएसए जैसी कंट्रीज के साथ कॉम्पीट कर रहा है। इंडिया को वो एक्चुअली में कुछ नहीं समझता, ये उसके स्टेटमेंट से भी मालूम पड़ता है। तो इस रिस्पेक्ट में इंडिया को क्या करना चाहिए, हमारे पॉलिसी मेकर्स को क्या करना चाहिए, इसके बारे में एक दो बातें लिखी हुई हैं। पूरा पूरा जो पिछले 1-1.5 साल में जो कुछ भी हुआ है उसका आप एक ब्रीफ रिवीजन से समझ लो। तो मैं इस चीज़ को डिस्कस करूंगा क्योंकि बहुत लंबे समय से ये टॉपिक डिस्कस हुआ नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं अनलॉकिंग वॉर हिस्ट्रीज विद अ पर्पस। इस पर्टिकुलर आर्टिकल में क्या बोला गया है, देखिए रिसेंटली सैटरडे को अनाउंसमेंट आया डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी की तरफ से कि भाई जो भी वॉर हिस्ट्रीज है इंडिया की, इंडिया ने जो जो भी जंगें लड़ी हैं, इंडिया ने जो भी मिलिट्री ऑपरेशंस किए हैं, उनकी प्रॉपर फाइलें कहीं ना कहीं रखी हुई हैं। उन फाइलों को आप क्लासीफाई करो, उनको आर्काइव करो और वॉर हिस्ट्रीज को कंपाइल करो। तो जो बड़े बड़े हिस्टोरियंस हैं जो कि कहीं ना कहीं इंडिया के वॉर हिस्ट्री के बारे में लिखेंगे, वो यहाँ पे बैठ के बातचीत करेंगे, पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट कंपाइल किया जाएगा और ये देखा जाएगा कि पोस्ट इंडिपेंडेंस जो जो भी जंगें इंडिया ने लड़ी हैं, बहुत सारों की हिस्ट्री लिखी भी गई है, बहुत सारों की हिस्ट्री नहीं लिखी गई है। तो जिनकी हिस्ट्री नहीं लिखी गई उनकी हिस्ट्री दोबारा लिखी जाएगी। ये देखा जाएगा कि पॉलिटिकल मास्टर्स ने क्या डिसीजन लिए, मिलिट्री कमांडर्स ने ग्राउंड लेवल पे किस प्रकार से लीडरशिप दिखाई। तो इन सब चीज़ों को यहाँ पे कंपाइल किया जाएगा, वॉर हिस्ट्रीज को यहाँ पे कंपाइल किया जाएगा। और इस रिस्पेक्ट में कहीं ना कहीं डिफेंस मिनिस्टर साहब की तरफ से एक हामी आ रही है। तो ये पूरा का पूरा जो इशू है, इस इशू के बारे में बात करेंगे। फिर नेक्स्ट ये जो आर्टिकल है एन एलीट क्लब, ये G7 समिट से रिलेटेड। अब देखिए G7 समिट के बारे में हम लोग काफ़ी बात कर चुके हैं, तो यहाँ अलग से क्या बार बार बात करें। पिछले 2 दिन से लगातार बात हो रही है। प्लस G7 वर्सेस चाइना करके मैंने एक वीडियो भी बनाई है, उसको भी आपने देखा होगा, जाके देख लीजिए। G7 वर्सेस चाइना, मेरे नाम अर्षित द्विवेदी के साथ यूट्यूब पर सर्च मारिए, आपको मिल जाएगी वीडियो। कुछ अलग पॉइंट्स हैं ये G7 वर्सेस चाइना वाली वीडियो, ये जो G7 नीड्स वाली वीडियो है। जैसे कि फॉर एग्जांपल इंडिया में इंटरनेट शटडाउन्स को लेके G7 क्या कर रहा है, तो उसको मैं अलग से करंट अफेयर्स में टेकअप करूंगा। वैसे इस आर्टिकल में अलग से बात करने वाला कुछ भी नहीं है। एक और आर्टिकल है न्यूमेरो यूनो। बेसिकली यहाँ पे जोकोविच की तारीफ हो रही है। ये जो रोलैंड गैरोस है, इसको जोकोविच ने जीत लिया है। जोकोविच की कंपेयर किया गया है रॉजर फेडरर और राफेल नडाल के साथ। देखिए टेनिस की बात की जाए तो 3 ही बड़े प्लेयर्स माने जाते हैं। एक है रॉजर फेडरर, वो तो ऑल टाइम ग्रेट माना जाता है, राफेल नडाल, और कहीं ना कहीं जोकोविच। जोकोविच की स्किल्स के लिए काफ़ी तारीफ होती है। कहीं ना कहीं जोकोविच को काफ़ी, आप कह सकते हो, राफेल नडाल और रॉजर फेडरर के रिस्पेक्ट में थोड़ा नीचे समझा जाता है, बट एक्चुअली में ऐसा है नहीं। जोकोविच ने भी बोला है कि इनका टारगेट है कि ये रॉजर फेडरर और राफेल नडाल ने जितने भी ग्रैंड स्लैम जीतते हैं उससे ज़्यादा ग्रैंड स्लैम जीते हैं। अभी के लिए यहाँ पे नोवाक जोकोविच न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि नोवाक जोकोविच ने एक 22 साल के प्लेयर को हराया है। इनका नाम है स्टेफेनोस तिसिपास। स्टेफेनोस तिसिपास लगभग 22 साल के, बहुत तेज़ी से ऊपर उठ रहे हैं टेनिस के फील्ड में। तो इनको रिसेंटली जोकोविच ने हरा दिया। तो जोकोविच की यहाँ पे तारीफ की गई है। कुल मिला के जो फ्रेंच ओपन हुआ है उसके रिस्पेक्ट में बात की गई, कुछ अलग से नहीं है, बस जोकोविच की तारीफ के पिल बांधे गए हैं। एग्जाम्स के रिस्पेक्ट से उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर सत्यजीत रे के ऊपर आर्टिकल है, इसको तो मैं हटा ही रहा हूँ। 2 और आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट है। एक आर्टिकल है पॉलिसी डिफिकल्ट टू डिफेंड। यहाँ पे इंडिया की वैक्सीनेशन पॉलिसी की बात की जा रही। तो पहले तो भारत सरकार की इस बात पे बुराई हो रही थी कि वो केंद्र सरकार से बोल रही कि वैक्सीन खरीद लो। अभी केंद्र सरकार की वैक्सीन, सॉरी, राज्य सरकारों की वैक्सीन अब केंद्र सरकार खरीद के देगी। पहले तो क्या था, 50% वैक्सीन सेंट्रल गवर्नमेंट खरीदेगी, 25% स्टेट गवर्नमेंट, 25% प्राइवेट प्लेयर्स। ठीक है, अभी स्टेट गवर्नमेंट की वैक्सीन सेंट्रल गवर्नमेंट ही खरीद रही है। तो कुछ ना कुछ वैक्सीनेशन में चेंज हुए हैं। तो पहले तो
केंद्र सरकार को इस बात पे गरियाया जा रहा था कि वो राज्य सरकार से बोल ली जाके खरीदो। अब केंद्र सरकार ने बोला ठीक है भाई, राज्य सरकार की वैक्सीन हम खरीद कर दे देंगे। अब केंद्र सरकार को इस आर्टिकल में इस बात पे गरियाया जा रहा है कि 25% वैक्सीन प्राइवेट सेक्टर को खरीदने को बोला गया। अभी प्राइवेट सेक्टर को इतनी सारी वैक्सीन खरीदने को क्यों बोला गया है, जबकि उनके वैक्सीनेशन सेंटर बहुत कम है? तो इस रिस्पेक्ट में यहाँ पे कुछ पॉइंट्स बताएं, इनको देख लेंगे। और फाइनली एक आर्टिकल है इंडियन आर्काइव्स को लेके। ये जो हमारा नेशनल आर्काइव्स है, इसकी एनेक्स बिल्डिंग को गिराया जा रहा है, कभी भी गिराया जा सकता है। एनेक्स बिल्डिंग मतलब एक बड़ी बिल्डिंग में एक छोटी लगी हुई बिल्डिंग, और बड़ी बिल्डिंग जो है नेशनल आर्काइव्स में से जो छोटी लगी हुई बिल्डिंग है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वो इंपॉर्टेंट क्यों है, इस आर्टिकल में बताया गया, तो इसको भी यहाँ पे देखेंगे। उससे आगे बढ़ने से पहले अपने मेंबर्स का स्वागत कर लेते हैं, देखते हैं किन किन नए मेंबर्स ने हमको ज्वाइन किया। तो आरती गर्ग ने हमको ज्वाइन किया, वासनिक गौतम ने हमको ज्वाइन किया, रागनी ने ज्वाइन किया, आदि मिर्जा ने ज्वाइन किया, वांडरलस्ट ऋषभ ने ज्वाइन किया है, सुयश तिवारी ने ज्वाइन किया है, जहांगीर अली ने ज्वाइन किया है, आरती सिंह ने हमको ज्वाइन किया है, नेचर्स लव ने ज्वाइन किया है, और उत्कर्ष राय ने ज्वाइन किया है। तो उत्कर्ष राय, नेचर्स लव, आरती सिंह, जहांगीर अली, सुयश तिवारी, ऋषभ, आदि मिर्जा, रागनी, वासनिक गौतम एंड आरती गर्ग। आई वेलकम यू ऑल टू दिस चैनल। थैंक यू फॉर योर कंटिन्यूड सपोर्ट। इस प्रकार से जब चैनल मेंबर्स आते हैं तो कहीं ना कहीं से ज़रूर मदद मिलती है। थैंक यू सो मच। तो चलिए वापस चलते हैं अपने इस टॉपिक पे। आगे बढ़ने से पहले वीडियो पे लाइक का बटन, अगर अब तक आपने इस वीडियो को शेयर नहीं किया कर दीजिए, इस चैनल को शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया कर दीजिए, ज्वाइन बटन दबा के आप हेल्प कर सकते हैं जैसे बाकी ये लोग कर रहे हैं जिनका अभी मैंने नाम लिया है। आपका भी लूँगा अगर आप दबाते हो। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, जो भी आपके मैसेजेस है, डाउट्स हैं, इंस्टाग्राम पे भेजिए, जब भी मुझे मौका मिलेगा मैं उनको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करूँगा। साथ साथ टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। इस पर्टिकुलर लेक्चर की पीडीएफ, मेरे सारे लेक्चर्स की नोटिफिकेशन आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। जो मेरी वेबसाइट की इंपॉर्टेंट लिंक्स है वो भी मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में अपडेट कर दूंगा। तो पहला आर्टिकल, द रोड फ्रॉम गलवन अ ईयर लेटर, चाइना इज नाउ इन अ डिफरेंटली कंपीटिंग विद यूएस एंड न्यू दिल्ली फेसेस द टास्क ऑफ लिविंग विद एन अनईजी काम। स्टोरी की तरह सुनते रहिए। आपको पता है 15 जून पिछले साल, आज भी 15 जून है, एग्जैक्टली एक साल बीत चुका है। हमारे 20 जवान शहीद हो गए थे गलवन वैली में लड़ाई करते करते, और ऑफिशियली ऐसा बोला गया है, चाइना ने जो कबूला है कि उनके 4 जवान शहीद हुए। हालांकि कहीं ना कहीं ऐसा बोला गया है कि ज़्यादा मरे हैं चाइना की तरफ से लोग। यूएसए ने भी ऐसा बोला, इंडिया ने भी ऐसा बोला, बट चाइना कभी भी इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करता। एक इंडियन न्यूज़ रिपोर्ट ने बोला था उस समय कि 50 इंडियन सोल्जर्स को कैप्टिव ले लिया था, बंदी बना लिया था पीएलए वालों ने। उन्होंने एकदम से धोखे से अटैक किया था, और हमारे 50 सोल्जर्स उनके पास कैप्टिव थे, उनके भी कुछ सोल्जर्स इंडिया के पास कैप्टिव थे, ऐसा सुनने में आया था। हालांकि अगले 3 दिनों में निगोसिएशंस हुए और इन सोल्जर्स को दोनों तरफ से छोड़ दिया गया। नहीं छोड़ते तो ऑब्वियस सी बात है, फुल फ्लेज्ड वॉर होता, और चाइना भी वो नहीं चाहता था। अब आप देखोगे कि कहीं ना कहीं अगर आप सरकार की पॉलिसी देखो इस लद्दाख के इशू को लेके, तो इस पर्टिकुलर लद्दाख के इशू को लेके, ओवरऑल चाइना के साथ जो भी एलएसी पे स्टैंड ऑफ हो रहा है, इसके इशू को लेके कभी भी सरकार की तरफ से कोई ऑफिशियल प्रेस ब्रीफिंग नहीं हुई। जो हुआ है वो हुआ है मिनिस्ट्रियल स्टेटमेंट। मिनिस्टर्स ने पार्लियामेंट में खड़े होकर स्टेटमेंट दिया है, और वो स्टेटमेंट मोनोलॉग्स है। मोनोलॉग्स मतलब कि स्टेटमेंट दे दिया मिनिस्टर ने, उसके ऊपर कोई क्रॉस क्वेश्चनिंग नहीं हो पाई है। वैसे तो पार्लियामेंट में क्या होता है कि कोई पार्लियामेंट का मिनिस्टर कुछ बोले और उस पर क्रॉस क्वेश्चन हो, तब बात आती है, तब रियल में पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी सामने आती है कि मिनिस्टर्स को अकाउंटेबल ठहराया जा रहा है। बट इस गलवन वाले मुद्दे को लेके हो ये रहा है कि स्टेटमेंट तो आए हैं पार्लियामेंट में, वो बट सिंगल साइडेड स्टेटमेंट है, उसके ऊपर कोई क्रॉस क्वेश्चनिंग नहीं हुई, और हुई भी है तो उसका जवाब सरकार ने नहीं दिया। इसकी वजह क्या दी गई है? सरकार बोल रहा है कि ऑपरेशनल रीजंस हैं, हमारी सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज हो सकती है। अब देखिए, कुछ हद तक तो बात सही है भाई। बॉर्डर लाइन पे जो लड़ाई हो रही है पास के पड़ोसी देश के साथ, उसके बारे में पूरी तरीके से सरकार अगर खुल के ही जानकारी देने लग जाएगी तो कहीं ना कहीं कुछ फैसेट्स तो यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज होंगे। लेकिन एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम, ये गलवन के इंसिडेंट के बाद 4 दिन बाद हमारे मोदी जी ने बोला कि ना वहाँ कोई हमारी सीमा में घुसा है, ना ही हमारी पोस्ट को किसी दूसरे ने कब्जे में लिया है। तो ऑब्वियस सी बात है, मोदी जी से सवाल पूछे जाने लगे, उनको सुनाया जाने लगा कि जब कोई सीमा में नहीं घुसा तो हमारे 20 जवान कैसे शहीद हो गए। तो बाद में मोदी जी ने क्लैरिफिकेशन दिया कि सीमा में इसलिए नहीं घुस पाया क्योंकि हमारे जवानों ने लड़के हमारी पोस्ट को बचा लिया। खैर, ये सब चीज़ें होती रहती हैं। कुल मिला के यहाँ पे ये जो पर्टिकुलर ऑथर हैं वो सरकार के ऊपर ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि सरकार की जो पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी रही है लद्दाख बॉर्डर क्राइसिस को लेके, वो रही है डॉजिंग, डेनियल और डाइग्रेशन। मतलब कि डॉजिंग मतलब कि जब भी इस पर्टिकुलर लद्दाख क्राइसिस से रिलेटेड कोई सवाल सरकार से पूछा जाता है, सरकार उसको डॉज कर देती है, अवॉइड कर देती है। डेनियल मतलब कि हमारी कोई ज़मीन नहीं लूज हुई है एलएसी में, ये है डेनियल। डाइग्रेशन मतलब इश्यूज़ को डाइवर्ट करना, जनता का ध्यान किसी और पर्टिकुलर इशू पे रखना ताकि एलएसी से ध्यान हट जाए। और कहीं ना कहीं
ये पॉसिबल भी इसलिए हुआ है क्योंकि हमारे यहाँ पे कोरोना वायरस ने इतनी प्रॉब्लम क्रिएट की है कि आराम से ये डाइग्रेशन हो गया है। लद्दाख वाला इशू अब कोई भी याद नहीं कर रहा है, एलएसी वाला इशू यहाँ पे कोई भी याद नहीं कर रहा है। एक और इशू जो सरकार के रिस्पेक्ट में यहाँ पे ऑथर बता रहे हैं वो ये है कि हमारी सरकार का और हमारे देश का एक ऐसा माइंड फ्रेम बना हुआ है कि एक स्ट्रांग प्राइम मिनिस्टर इसको लीड कर रहा है। अभी स्ट्रांग प्राइम मिनिस्टर स्ट्रांग कैसे दिखेगा जब ये समझ में आएगा कि पीएलए सोल्जर्स हमारी बाउंड्री के अंदर घुस के कब्जा करके बैठे हुए हैं। कहीं ना कहीं न्यूज़ चैनल्स भी सरकार को सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं देश के लोगों के अंदर ये डाउट है कि हाँ भाई, पूरी तरीके से तो देखिए ज़मीन हमारे पास नहीं है, बहुत सारी ज़मीन के ऊपर यहाँ पे चाइनीज़ इंक्रोचमेंट हो चुका है। एक स्टेट ऑफ द नेशन पोल कंडक्ट कराया गया था सी वेटर के द्वारा। वहाँ पे लगभग 44.8 रिस्पॉन्डेंट 48.8% रिस्पॉन्डेंट मतलब लगभग 45% रिस्पॉन्डेंट ने बोला कि जो चाइनीज़ इंक्रोचमेंट हुआ है लद्दाख में, ये मोदी गवर्नमेंट की एक हार है। एट द सेम टाइम 37% ने बोला कि नहीं भाई, ये मोदी गवर्नमेंट की हार नहीं है। लद्दाख की क्राइसिस की बात अगर आप करो तो ये जो लद्दाख की क्राइसिस है, ये जो सेकेंड इनफॉर्मल समिट हुई थी चाइनीज प्रेसिडेंट जी जिनपिंग, और जी जिनपिंग इसके लिए ममल्लापुरम तमिलनाडु में आए थे। आपको बता दूं, पहली जो इनफॉर्मल समिट हुई थी आपकी चाइनीज प्रेसिडेंट और हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के बीच में, ये वुहान में हुई थी। दूसरी हुई ममल्लापुरम में। ममल्लापुरम में बड़ा भव्य स्वागत किया गया, जी जिनपिंग आए, बातचीत हुई, सब कुछ बहुत बढ़िया से हुआ। कुछ दिन बाद डोनाल्ड ट्रंप भी आए और कुछ दिन बाद ये सारा का सारा क्योस शुरू हो गया एलएसी पे। तो कुल मिला के मतलब इन इनफॉर्मल समिट्स का कोई मतलब नहीं था। तो ये जो हमारी सरकार और मोदी जी दिखा रहे थे, ये ऑथर बोल रहे हैं कि भाई ये जो हमारी प्राइम मिनिस्टर जी का पर्सोना है और ये जो हमारी सरकार की फॉरेन पॉलिसी को डील करने का जो तरीका है, ये सबसे ज़बरदस्त है। ये पूरा का पूरा फेल होता नजर आया जब चाइनीज़ हमारी बाउंड्री के अंदर घुस के बैठ गए। क्योंकि चाइनीज़ लीडर्स के साथ तो सीधे हमारे प्राइम मिनिस्टर टच में थे, तो इतने ही अच्छे रिश्ते थे, तो ये चाइनीज़ हमारी बाउंड्री के अंदर इतना कैसे घुसा है? ये एक सवाल था जिसका जवाब अब तक हमारी भारत सरकार नहीं दे पाई है। फिर ये भी खास बोला गया कि जब से ये लद्दाख वाला इनकर्जन हुआ है, तब से एक भी बार कैबिनेट कमेटी ऑन द सिक्योरिटी की मीटिंग नहीं बुलाई गई है। तो कुल मिला के ओवरऑल पब्लिक इमेजिनेशन में सरकार और स्पेसिफिकली मोदी जी को रिस्पॉन्सिबल ठहराया जा रहा है इस लद्दाख के सेटबैक के लिए। अभी करंट सिचुएशन अगर आप देखोगे लद्दाख में, तो भैया बहुत हैवी मिलिट्री डिप्लॉयमेंट है। 50 से 60 हज़ार इंडियन आर्मी के जवान पीएलए के सामने खड़े हुए हैं लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे। तो इस समय पे पीएलए का और अंदर घुस पाना इंडियन इलाकों में ये ना के बराबर पॉसिबल है। अब अगर अंदर घुसे तो जंगी हो जानी है वहाँ पे, ये बात बिल्कुल तय है। तो मोस्ट प्रॉब्ली अब वो अंदर घुसने की गलती तो देखिए यहाँ पे नहीं करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं इंडिया यहाँ पे थोड़ा डिसएडवांटेज में है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में गोगरा, हॉट स्प्रिंग्स और देमचोक, ये इलाकों में तो कहीं ना कहीं चाइना थोड़ा एडवांटेज में है ही। एक जो सबसे इंपॉर्टेंट इलाका है वो है देपसांग प्लेन्स। देपसांग प्लेन्स में जो इंडिया के पेट्रोलिंग पैटर्न थे, जैसे कि मैं आपको एक बात समझाता हूँ, ऐसा नहीं है कि इंडिया का इलाका पूरा वहां पर चला गया है। मान लीजिए ये पोस्ट है इंडिया की और ये पोस्ट है चाइना की, और ये एक ऐसा इलाका था जहाँ पे चाइनीज सोल्जर्स भी पेट्रोलिंग करते थे और इंडियन सोल्जर्स भी पेट्रोलिंग करते थे। अब क्या किया चाइना वालों ने कि चाइना तो मतलब इस पर्टिकुलर इलाके में एक बात बता दूं, इंडियन सोल्जर्स पेट्रोलिंग करते थे, चाइनीज सोल्जर्स पेट्रोलिंग करते थे। तो इस पर्टिकुलर इलाके में ना इंडिया की कोई पोस्ट थी ना चाइना की कोई पोस्ट थी, दोनों लोग पेट्रोलिंग करते थे। चाइना वाले बोलते थे यहाँ तक हमारा, इंडिया वाले बोलते थे हमारा यहाँ तक हमारा है। अब क्या हुआ है कि चाइना वाले घुस के अंदर आके यहाँ पे आके बैठ गए और इंडिया वालों की इस पॉइंट के आगे पेट्रोलिंग बंद हो गई है। ठीक है। अब पहले क्या था कि इस इलाके में इंडियन सोल्जर्स भी जाते थे, चाइनीज सोल्जर्स भी जाते थे, दोनों बोलते थे हमारा है। अब चाइना वाले पूरा अंदर घुस के पूरा कब्जा करके बैठ गए, इंडियन सोल्जर्स को आगे ही नहीं आने दे रहे हैं। तो इस प्रकार का इंक्रोचमेंट यहाँ पे हुआ है। मतलब कि सालों से इन इलाकों में क्या चल रहा था कि इस इलाकों में दोनों सोल्जर्स पेट्रोलिंग करेंगे, कोई बात नहीं, इसको बफर जोन की तरह रहने दो। लेकिन चाइना आगे आके बैठ गया, कहता कोई बफर नहीं है हमारा है। तो ऑब्वियस ही बात है, इंडियन टेरिटरी का लॉस तो यहाँ पे हुआ ही हुआ है। हालांकि डायरेक्ट लॉस नहीं हुआ है क्योंकि पहले चाइनीज भी यहाँ पे पेट्रोलिंग करते थे, बट चाइनीज अब बिल्कुल ही आगे आके सामने बैठ गए, जहां से पेट्रोलिंग होती भी थी इंडियंस की वहां पे भी रोक दी है। तो ये कहीं ना कहीं इंडिया के लिए एक सेटबैक बताया जा रहा है, एक मिलिट्री सेटबैक कहा जाएगा, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है सीधे सीधे मिलिट्री को यहाँ पे टारगेट किया गया। ठीक है। तो अब आप देखो कि यहाँ पे पैंगोंग लेक पे और कैलाश रेंज में थोड़ा बहुत इंडिया एडवांटेज पे था। तो चाइना कितना शाणा है यहाँ पे, उसने पैंगोंग लेक पे कहीं ना कहीं नेगोशिएशन कर लिया और फोर्सेस को पीछे खींच दिया। हालांकि अभी भी इस बात की कोई क्लैरिटी नहीं है कि कहाँ तक पीछे गई है चाइना की फोर्सेस, काफ़ी इस पे अभी भी विवाद है। बट पैंगोंग लेक में और कैलाश रेंज में डिसंगेजमेंट हो चुका है और इन दोनों जगहों पर डिसंगेजमेंट करने की ज़रूरत थी चाइना वालों को। बट बाकी इलाके जैसे डेप्सांग, दमचोक,
इन सब जगहों पे कोई डिसंगेजमेंट नहीं हुआ है, क्योंकि ऑलरेडी वहाँ पे चाइना एडवांटेज में, तो अभी चाइना एडवांटेज में तो क्या ही डिसंगेजमेंट करना। इंडिया वालों ने बोला था कि पैंगोंग सो के कुछ हफ्तों के अंदर बाकी जगहों पे भी हो जाएगा, लेकिन बाकी जगहों पे टस से मस नहीं हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे इंडिया की स्ट्रेटेजिक थिंकिंग में कुछ ना कुछ चेंजेस आ रहे हैं। ये जो चाइनीज मिस एडवेंचर हुआ है, इसके चलते इंडिया वाले अब तो इस बात पे बिल्कुल ही अड़ गए हैं कि भाई देखो, कभी भी इनकी तरफ से कोई भी अटैक हो सकता है, कोई भी सरप्राइज अटैक हो सकता है। इसलिए बहुत बड़ी तादाद में जो इंडियन सोल्जर्स हैं वो LAC पे डिप्लॉय कर दिए गए हैं, नो डाउट। लेकिन एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम यहाँ पे आप देखोगे कि इंडिया में ये भी कहा गया है कि पाकिस्तान की बाउंड्री से कुछ लोगों को उठा के चाइना में डिप्लॉय किया गया। और बीच में बिपिन रावत जी का एक स्टेटमेंट भी आया था। बिपिन रावत जी कौन है? चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। इनका बोलना था कि भाई कहीं ना कहीं इंडिया के लिए चाइना एक बड़ा सिक्योरिटी थ्रेट है, पाकिस्तान उतना बड़ा सिक्योरिटी थ्रेट नहीं है। अब तक आपने देखा होगा कि इंडिया के न्यूज़ चैनल और इंडिया के जितने बड़े पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स हैं जो न्यूज़ चैनल पर बैठ के डिबेट करते थे, वो क्या बोलते थे कि पाकिस्तान के खिलाफ हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। मतलब इंडिया की जनता को पाकिस्तान के मुद्दे पे उल्लू बना के रखो, इसी में घुसेड़ के रखो। ये तो उन्होंने कभी सोचा ही नहीं था कि चाइना की तरफ से इतना तगड़ा एग्रेशन आ जाएगा। अब कहीं ना कहीं पॉलिटिकल और स्ट्रैटेजिकल थिंकिंग बदल रही है। चाइना एक बहुत बड़ा चैलेंज इंडिया को नजर आ रहा है, तो इसलिए पाकिस्तान के साथ जो बाउंड्री है उस पर पीस लाने के लिए बैक एंड टॉक्स यहाँ पे इनिशिएट किए गए। और अभी के लिए जो सीज फायर है इंडिया पाकिस्तान की बाउंड्री पे वो चल रहा है, जिसको आप लाइन ऑफ कंट्रोल बोलते हो, LOC बोलते हो। और चाइना के साथ जो लाइन है उसको आप LAC बोलते हो, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। ठीक है, फिर इस पूरी की पूरी क्राइसिस को सुधारने के लिए बहुत और स्टेप्स भी लिए हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। जैसे यूनाइटेड स्टेट्स के साथ पार्टनरशिप को बढ़ाने की कोशिश की है। रिसेंटली जयशंकर साहब ने एंटोनी ब्लिंकन से भी बातचीत की। एंटोनी ब्लिंकन ने इस पूरे इशू को लेकर कहीं ना कहीं ट्वीट भी किया है। ऐसा सुनने में आ रहा है कि इंटेलिजेंस और लॉजिस्टिकल सपोर्ट में USA इंडिया की मदद कर रहा है, ये जो कुछ भी लद्दाख में हो रहा है। प्लस ये जो अमेरिका का एक्सपीरियंस है मल्टी डोमेन ऑपरेशन को लेके, ये जो मल्टी डोमेन ऑपरेशन वाला तरीका है, ये कहीं ना कहीं इंडिया भी अपने यहाँ पे डिप्लॉय करने की सोच रहा है। मल्टी डोमेन ऑपरेशन मतलब कि आर्मी, नेवी, एयरफोर्स तीनों मिलके बहुत सारी साइमल्टेनियस जगहों पे अपने एसेट्स को प्रोटेक्ट कर रहा है। अभी चाइना LAC के अंदर इनकर्जन किया है, तो इंडियन आर्मी इस बात को जानती है कि अब चाइना ऑल ओवर द बाउंड्री विद बिटवीन इंडिया एंड चाइना, ऑल ओवर द बॉर्डर बिटवीन इंडिया एंड चाइना कहीं पे भी इन्वेशन कर सकता है, चाहे वो अरुणाचल प्रदेश हो, चाहे वो और उत्तराखंड का बॉर्डर हो, क्या वो सिक्किम का बॉर्डर हो। तो इस रिस्पेक्ट में पूरे के पूरे बॉर्डर इलाकों में इंडिया सतर्क है। साथ साथ मैरीटाइम डोमेन में यहाँ पे इंडिया सतर्क है। और इसी के लिए US की जो टैक्टिक्स है मल्टी डोमेन ऑपरेशंस की, इसको सीखना इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट, और कहीं ना कहीं US इसमें इंडिया के साथ कोऑर्डिनेट भी कर रहा है। हालांकि इंडिया के सामने कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। चाइना की आर्मी भी बड़ी है, उनके पास पैसा भी ज़्यादा है, और उनकी जो फोर्स है उसके पास टेक्नोलॉजी भी ज़्यादा अच्छी है। तो कहीं ना कहीं हमको डील करना है इस खतरनाक नेबर के साथ, और एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम क्वाड के अंदर हमको पार्टिसिपेट भी करना है। US के साथ साउथ चाइना सी में जॉइंट पेट्रोलिंग भी करनी है। हालांकि आप देखोगे कि इंडिया ने जॉइंट नेवल पेट्रोलिंग करने से मना कर दिया। उसका रीज़न ये था कि साउथ चाइना सी में पेट्रोलिंग करके इंडिया चाइना को और ज़्यादा इर्क नहीं करना चाहता था। हम कहीं ना कहीं अपने फोकस को केवल अपने लैंड बॉर्डर्स पे ही फोकस करना चाहते हैं। अब आप देखो इंडिया के साथ सिचुएशन कितनी बड़ी है। ये जो ऑस्ट्रेलिया जैसी कंट्रीज हैं, जापान की तो चलिए बात छोड़ दीजिए, जापान फिर भी चाइना के बहुत पास है, बट ऑस्ट्रेलिया की बात करो, आप USA की बात करो, इस प्रकार की अगर आप कंट्रीज की बात करो तो इनकी चाइना के साथ बाउंड्री नहीं लगती। और अगर आप इंडिया की बात करो तो इंडिया का इतना बड़ा लैंड बॉर्डर है चाइना के साथ, प्लस इंडिया का इतना बड़ा ओशन है, तो हम चाइना के साथ ओपनली साउथ चाइना सी में जाके पंगेबाजी करें तो उसके पलट के फिर चाइना हमारे लक्षद्वीप या अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स के आगे पास कुछ करने लगे, तो इस चीज़ को इंडिया अवॉइड करना चाहता है। इसलिए इंडिया सीधे सीधे साउथ चाइना सी में चाइना को चैलेंज नहीं कर रहा है, बट कहीं ना कहीं अपने बॉर्डर को तो प्रोटेक्ट करना है। और हमारे बॉर्डर में बहुत से इलाकों में कहीं ना कहीं इंक्रोचमेंट करके बैठ गया है चाइना। अब इसको पीछे भेजना भी अपने आप में एक बहुत मुश्किल काम है। अब करें तो करें क्या? मोदी जी यहाँ बीच में फंस गए हैं। एक्चुअली में हमारी सरकार फंस गई है। यहाँ कोई भी सरकार होती तो वो फंस जाती। ऐसा नहीं कि केवल BJP की सरकार है जो फंसी, कोई भी सरकार होती, क्योंकि जो चाइना के यहाँ पे एक्शंस रहे हैं वो बहुत ज़्यादा इररेटिक और बहुत ज़्यादा इररिस्पॉन्सिबल रहे हैं। अगर इंडिया की जगह कोई USA जैसा देश होता ना तो शायद यहाँ जंगी छिड़ गई होती अब तक, बहुत भयंकर खतरनाक वाली। खैर USA जैसे देशों के साथ तो चाइना कभी इस प्रकार की जरूरत करेगा ही नहीं। आप देखो चाइना की कितनी बड़ी बाउंड्री रशिया के साथ, क्या कभी रशिया के बॉर्डर पे चाइना कुछ करता है? औकात ही नहीं है करने की, पता है बहुत खतरनाक रिप्लाई आएगा। हाँ, इंडिया के बॉर्डर के अंदर घुस जाओ, ज़्यादा कुछ हो नहीं पाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं इंडिया डिपेंडेंट है इनके ऊपर।
तो हम इस हद तक इनके ऊपर डिपेंडेंट हो चुके हैं कि कहीं ना कहीं इनसे एक लिमिट से ज़्यादा पंगा लेना हमारे बस में नहीं रहा है। बहुत सारे क्रिटिकल इंपोर्ट्स हम लोग चाइना से अंदर इंपोर्ट करते हैं। चाइना की बहुत सारी फंडिंग आती है इंडियन इंडस्ट्रीज में, इंडियन बिजनेसेस में। क्या आपने लिटरली देखा होगा कि ऑलमोस्ट सारी की सारी फंडिंग पेटीएम में, ओला में, ऊबर में, ये सब कहाँ से आ रही थी? चाइना से आ रही थी। फिर इसके बाद आपको कुछ और चीजें देखनी पड़ेंगी। भले ही यहाँ पे जी जिनपिंग ने जब कोरोना वायरस की सेकेंड वेव ऑफ इन्फेक्शन चल रही थी इंडिया के अंदर, इंडिया को मदद ऑफर की, इंडिया ने मदद लेने से मना कर लिया। इंडिया ने ना कोरोना वायरस के पैंडेमिक में चाइना की मदद ली और ना ही चाइना की वैक्सीन को इंडिया ने अपने अंदर इंपोर्ट किया। इन दो जगहों पे तो कहीं ना कहीं दूरी रखा है। हाँ, ये अलग बात है कि इंडियन स्टूडेंट्स के लिए और इंडियन बिजनेस पर्सन के लिए वीज़ा खोला जाए, ये डिमांड ज़रूर की है इंडिया वालों ने चाइना के साथ। अब इस रिस्पेक्ट में आप देखोगे तो एक्सटर्नल रियलिटी और डोमेस्टिक रेटोरिक के बीच में बैलेंस करने के चलते हमारी सरकार फंस गई है। हमारी सरकार चाइना के मुद्दे को ओपनली नहीं उठा सकती, बॉर्डर के मुद्दे को ओपनली नहीं उठा सकती। ओपनली उठाएगी तो कहीं ना कहीं अपने देश के सामने कमजोर होते नजर आएंगे। तो कहीं ना कहीं सरकार अवॉइड कर रही है इस चाइना के क्वेश्चन को। जब भी अपोजिशन इनके ऊपर सवाल उठाता है तो अपोजिशन के ऊपर ये इल्ज़ाम लगाते रहते हैं कि कांग्रेस के यहाँ से तो पूरा का पूरा अक्सई चीन चला गया था हमने। फिर भी ये बात बिल्कुल सही है भाई, कहीं ना कहीं मोदी जी के समय पर और कृष्ण मेनन जब डिफेंस मिनिस्टर थे उस समय पर कुछ ऐसी गलतियां हुई कि पूरा का पूरा अक्सई चीन ही इंडिया के हाथ से चला गया। तो उस बात को, मुद्दे को बीजेपी सरकार उठाने लगती है। तो इस प्रकार की पॉलिटिक्स यहाँ पे बहुत तेजी से चालू है। कहीं ना कहीं चाइना के ऊपर हम लोग मेडिकल इक्विपमेंट्स को लेकर डिपेंडेंट है, बल्क ड्रग्स के इंपोर्ट को लेकर डिपेंडेंट है। याद करिए जब चाइना के इंपोर्ट्स को हमारे पोर्ट्स पे हेल्ड किया गया था, उस समय पे जो बड़े बड़े ऑटोमोबाइल कंपनी वाले हैं, खासकर मारुति सुजुकी का जो सीईओ था, वो तक बोलने लगा था कि हमारी कंपनियां बंद हो जाएंगी अगर चाइना से सामान आना बंद हो गया। तो कहीं ना कहीं हम लोग बहुत हद तक इनके ऊपर डिपेंडेंट हैं। अभी डिपेंडेंट होने के चलते हम बहुत ज़्यादा प्रोएक्टिवली चाइना को पीछे नहीं ढकेल पा रहे हैं। बेस्ट तरीका क्या था यहाँ पे चाइना के साथ हिसाब खराब करने की? इकोनॉमिक डीकपलिंग। अगर हम इकोनॉमिक डीकपलिंग कर लेते चाइना से और हम अपने चाइना के साथ पूरी तरीके से ट्रेड रिश्ते तोड़ देते तो ज़रूर चाइना को यहाँ पे झटका लगता, क्योंकि इतना बड़ा इंडियन मार्केट का एक्सेस चाइना के पास से टूट जाता। लेकिन हम वो कर नहीं सकते, क्योंकि अगर चाइना की एक्सपोर्ट को हम इंडिया में बंद करेंगे तो होगा ये कि हमारी जो इंडस्ट्रीज़ हैं जो कि चाइनीज़ प्रोडक्ट्स के ऊपर डिपेंडेंट है वो बंद हो जाएंगी। और चाइना वाले इसको बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। हम पूरी दुनिया को बताते हैं कि हम फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड हैं, दुनिया भर की दवाइयाँ हम बनाते हैं, लेकिन उसको बनाने के बल्क ड्रग्स कहाँ से आते हैं? चाइना से आते हैं। रेयर अर्थ मटेरियल्स हम लोग चाइना से इंपोर्ट करते हैं, नाना प्रकार की चीज़ें हम लोग चाइना से इंपोर्ट करते हैं और इसको हम भूल नहीं सकते। एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम इंडिया ने एक बात यहाँ पे क्लियर कर दी है कि देखिए, बॉर्डर रिश्ते खराब हैं और इकोनॉमिक रिश्ते नॉर्मलाइज रहे, ये दोनों चीज़ें साथ में नहीं हो सकती। ये बात इंडिया ने ओपनली कहीं ना कहीं चाइना को बोल दी है। हालांकि चाइना भी इस बात को बहुत अच्छी तरीके से जानता है कि ओवरऑल इंडिया बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकली कुछ नहीं कर सकता, इसलिए कन्वीनियंटली चाइना अपने प्रोपोगंडा को बॉर्डर पे चला रहा है और चीज़ें कहीं ना कहीं चलती जा रही हैं। बहरहाल इसमें एक जो सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा निकल के आता है कि जो स्टेटस को था अप्रैल 2020 में, मतलब अप्रैल 2020 में एलएसी पे ये जो आर्मीज थी जहां जहां खड़ी थी, उससे अब चीज़ें बदल चुकी हैं। चाइना की आर्मी थोड़ा बहुत इंडिया के तरफ, अंदर की तरफ आ चुकी है और वहां पे आके बैठ चुकी है, और अब उसको वापस भेजना लिटरली इम्पॉसिबल है। और चाइना में अगर आप जी जिनपिंग की जगह पे अपने आप को थोड़ी देर के लिए इमेजिन करो तो आप क्या करोगे? आप क्या अपनी आर्मी वापस बुलाओगे? नहीं बुलाओगे, क्योंकि आपको ये बहुत अच्छी तरीके से पता है कि आप एडवांटेज में आ चुके हो। और जब आप एडवांटेज में आ चुके हो तो आपको जबरदस्ती डिसएडवांटेज में क्यों जाओगे? क्योंकि इंडिया में जो अब पॉपुलर सेंटीमेंट है वो चाइना के अगेंस्ट है। उस लेवल की दोस्ती, उस लेवल का पॉपुलर सेंटीमेंट, उस लेवल का भरोसा चाइना के ऊपर अब इंडियंस में आने वाला है नहीं। तो अब चाइनीज फोर्सेस आगे आएंगी तो जंग होगी, ये बात पता है। पीछे जाके ऐसा तो है नहीं कि चाइना की इमेज इंडिया की नज़रों में कुछ बहुत अच्छी हो जाएगी। तो अब जहाँ पे जम गए हैं चाइना वाले, वहाँ जमे हुए हैं, पीछे जाएंगे कि नहीं जाएंगे इस बात पे देखिए कहना बहुत मुश्किल है। तो यही बात यहाँ पे ऑथर बोल रहा है कि देखिए, फुल फ्लेज्ड वॉर होगा इस बात के चांसेस ना के बराबर है, ना इंडिया करेगा और ना ही चाइना करेगा। लेकिन गलवान वैली जैसे इंसिडेंट्स और भी हो सकते हैं। तो एक अनईजी काम की सिचुएशन यहाँ पे बनी हुई है, और इस अनईजी काम में कभी भी विघ्न पड़ सकता है, कभी भी प्रॉब्लम हो सकती है, कभी भी आप कह सकते हो कि ये गलवान वैली जैसे इंसिडेंट्स दोबारा भी हो सकते हैं। हमें इनके लिए तैयार रहना चाहिए, कहीं ना कहीं हमारी आर्मी यहाँ पे तैयार भी है। ये सब बातें यहाँ पे बोली गई इस आर्टिकल में। नेक्स्ट आर्टिकल चलते हैं, अनलॉकिंग वॉर हिस्ट्रीज विद अ पर्पस, द डीक्लासिफिकेशन ऑफ इंडियाज मिलिट्री हिस्ट्री शुड ऑल्सो लीड टू बिल्डिंग ऑन सक्सेसेस एंड अवॉइडिंग पास्ट फॉलीज। क्या बोला जा रहा है यहाँ पे?
देखिए, रिसेंटली सैटरडे को डिफेंस मिनिस्टर साहब राजनाथ सिंह जी ने ये अनाउंस किया कि हम लोग आर्काइव करेंगे, डिक्लासीफाई करेंगे और कंपाइल करेंगे वॉर हिस्ट्रीज को। वॉर हिस्ट्री मतलब कि अब से बहुत साल पहले इंडिपेंडेंस के बाद जो भी वॉर के डिसीजंस हुए हैं, हमारे आर्मी कमांडर्स ने लिए, हमारे पॉलिटिकल लीडर्स ने लिए। ऑब्वियसली बात है, वॉर करना है या नहीं करना है, इस बात का डिसीजन किसके हाथ में रहता है? इस बात का डिसीजन हमेशा पॉलिटिशियन के हाथ में रहना है। पॉलिटिशियन बता देता है कि हाँ ठीक है भाई, जंग करो। अभी एक बार पॉलिटिशियन ने अपनी तरफ से अप्रूवल दे दिया तो ग्राउंड लेवल पे जो भी डिसीजन लिए जाते हैं वो आर्मी पर्सनल से लिए जाते हैं। ठीक है, तो किस प्रकार से डिसीजन पहले लिए गए, इनकी प्रॉपर फाइल्स अवेलेबल है। इन प्रॉपर फाइल्स को डीक्लासीफाई करके देश के सामने लेके आओ, ताकि जो कॉन्फिडेंशियलिटी होती है ना डिफेंस ऑपरेशंस में, वो थोड़े हटे। और ये ग्लोबल प्रैक्टिस है, ऐसा नहीं है कि इंडिया में ही ऐसा है। बहुत सी दुनियाओं में जो भी वॉर हुए हैं, यूएस में और बाकी कंट्रीज में, कहीं ना कहीं वो अपनी वॉर फाइल्स को डीक्लासीफाई कर रहे हैं, ताकि लोगों को भी ये पता चल पाए और वहाँ के हिस्टोरियंस को ये पता चल पाए कि हाँ भाई, हमारे मिलिट्री प्लानर्स ने अपने समय पे किस प्रकार के डिसीजन लिए थे। ठीक है, अब ऑथर अपने एक्सपीरियंस से देखिए क्या क्या बता रहे हैं यहाँ पे। ऑथर बोल रहे हैं कि ड्राइंग ऑन माई ओन एक्सपीरियंस ऑफ 9 years एज अ प्रैक्टिशनर historian who has struggled to put together two definite historical and joint narratives of war and conflict in contemporary India, conversion of this policy into deliverables will be a tough and unglamorous grind। कहने का मतलब ये है कि भले ही सरकार ने यहाँ पे डिसीजन ले लिया है कि हाँ भाई ठीक है, हम लोग यहाँ पे हिस्ट्री को कंपाइल करेंगे, अपनी वॉर हिस्ट्री को कंपाइल करेंगे और लोगों के सामने लेके आएंगे। चलिए, अच्छी बात है, ये एक अच्छा डिसीजन है। बस इस डिसीजन को एग्जीक्यूट करना आने वाले समय में मुश्किल होने वाला है। क्या बोला जा रहा है? कन्वर्जन ऑफ दिस पॉलिसी इनटू डिलीवरेबल्स, मतलब इस पॉलिसी को ग्राउंड लेवल पे डिलीवर करना, ये एक टफ टास्क होगा, ये एक अनग्लैमरस टास्क होगा। और इस रिस्पेक्ट में 4 सबसे बड़े बड़े चैलेंजेस क्या आने वाले हैं। पहला चैलेंज, द फ्यूजन ऑफ पॉलिटिकल डायरेक्टिव्स एंड स्ट्रेटजी डिसीजन मेकिंग विद द ऑपरेशनल एंड टैक्टिकल हैपनिंग्स ऑन द ग्राउंड। सबसे पहली चीज है कि जिस समय पे पहले वो मिलिट्री ऑपरेशन हुआ था या जंग हुई थी, उस टाइम पे पॉलिटिशियंस ने क्या ऑर्डर दिए और उस बेसिस पे ग्राउंड लेवल पे ऑपरेशनली क्या हुआ, इन दोनों चीजों को एक दूसरे के साथ जोड़ना। क्योंकि अक्सर कर क्या होता है कि ग्राउंड लेवल पे मिलिट्री क्या कर रही है उसको ऑर्डर मिलता है ऊपर से, लेकिन ये जो पॉलिटिशियंस हैं इन्होंने किस प्रकार का ऑर्डर दिया है मिलिट्री को, और ग्राउंड लेवल में मिलिट्री ने किस प्रकार से परफॉर्म किया, इन दोनों चीजों को कंपाइल कर पाना अपने आप में बहुत मुश्किल है। फिर नेक्स्ट, कंपाइलेशन एंड रिकंसिलिएशन एंड एनालिसिस ऑफ इवेंट्स इन मल्टीपल लेवल्स। हेडक्वार्टर में, कमांड स्ट्रक्चर्स में, फील्ड फॉर्मेशंस में क्या क्या किस किस प्रकार से इंफॉर्मेशन गई, किस किस प्रकार से उसको ग्राउंड लेवल पे एग्जीक्यूट किया गया। फिर पुटिंग टुगेदर a team of dedicated researchers and historians with a mix of academics and practitioners with access to record and files। तो भाई, इस पूरे के पूरे प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने के लिए कि क्या ऑर्डर आया पॉलिटिशियंस की तरफ से, कैसे उसको ग्राउंड लेवल पे एग्जीक्यूट किया गया, इसको पूरी तरीके से समझने के लिए डेडिकेटेड रिसर्चर्स और हिस्टोरियंस की जरूरत है, जो पढ़े लिखे हों, जिनको अच्छी खासी नॉलेज हो। इसमें एकेडमिशियंस भी होंगे, प्रैक्टिशनर्स भी होंगे, और ये वो लोग होंगे जिनके पास सारी मिलिट्री फाइल्स की एक्सेस होगी। तो इस बड़ी टीम को इकट्ठा कर पाना, ये भी अपने आप में एक बड़ा चैलेंज है। और लास्टली, पुटिंग टुगेदर अ कॉन्करेंट ओरल हिस्ट्री एंड डिजिटाइजेशन ऑफ ऑल आर्काइवल कंपाइलेशंस एसोसिएटेड विद दिस इनिशिएटिव। जो कुछ भी फाइलों में लिखा हुआ है वो तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है ही, उसके साथ साथ जो भी ब्यूरोक्रेट्स उस समय पे उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में काम कर रहे थे, उनका क्या बोलना है। क्योंकि देखिए, सरकारी डिपार्टमेंट में जो लोग भी काम करते हैं उनको एक बात बहुत अच्छी तरीके से पता होती है, ये हर चीज़ डॉक्यूमेंट नहीं होती है फाइल पे। कुछ चीज़ें ओरली भी समझी जाती हैं, कुछ चीज़ें ओरली समझ के इंप्लीमेंट की जाती हैं। तो उस समय पे जो चीज़ फाइल पे लिखी गई, एट द सेम टाइम जो चीज़ उस समय पे पॉलिटिशियंस और मिलिट्री प्लानर ने आपस में बैठ के बातचीत करी, तो जो बातचीत वाली ओरल हिस्ट्री है वो कॉन्करेंट ओरल हिस्ट्री भी हमको चाहिए। तो जो फाइलों में लिखा है वो तो है ही, उसके साथ साथ जो ओरल उस समय पे ओरली बातचीत हुई और ओरल कंसेंसस आया, उसके बारे में भी हमको जानना चाहिए। और वो जानने के लिए हमें उस समय के ब्यूरोक्रेट से, हमें उस समय के मिलिट्री प्लानर से बैठ के बात करनी पड़ेगी। और ये एक बहुत इंटेंस प्रोसेस है, ये इतना आसान नहीं होगा। फिर यहाँ पे एक और बहुत अच्छी बात बताई गई है, हालांकि ये बात मैंने अभी आपको बता दी थोड़ी देर पहले, कि जब भी आप वॉर में जाते हो या जब भी कॉन्फ्लिक्ट की बात होती है डेमोक्रेसीज में, तो डेमोक्रेसी में एक वॉर का डिसीजन और एक कॉन्फ्लिक्ट का डिसीजन एक पॉलिटिकल डिसीजन होता है। लेकिन किस हद तक पॉलिटिशियंस ने यहाँ पे रोल प्ले किया, उसको कभी वॉर हिस्ट्री में ज़्यादा लिखा नहीं जाता है। फॉर एग्जाम्पल, इंडियन आर्मी हमेशा से रिलक्टेंट रही है कि ये जो हैंडरसन ब्रुक्स रिपोर्ट है इसको डिक्लासीफाई मत करो। ये हैंडरसन ब्रुक्स रिपोर्ट किसको लेके है? 1962 में जो इंडिया की चीन के साथ जंग हुई थी, जहाँ पे इंडिया बहुत बुरी तरीके से हार गया था,
उस पर्टिकुलर वॉर के रिस्पेक्ट में ये जो हेंडरसन ब्रुक्स रिपोर्ट है, इंडियन आर्मी नहीं चाहती कि इसको डिक्लासिफाई किया जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पे इंडिया के बहुत सारे ऑपरेशनल फेलियर्स नजर आएंगे। ऑपरेशनल फेलियर ही है ना, तभी तो हम लोग वहाँ पे हार गए। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि इन रिपोर्ट्स में क्या सिर्फ इंडियन आर्मी को क्रिटिसाइज किया गया, क्योंकि एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आप देखोगे कि हमारे जो पॉलिटिकल लीडर्स थे, जैसे कि जवाहरलाल नेहरू और कृष्ण मेनन, ये भी उतने रिस्पॉन्सिबल थे। जवाहरलाल नेहरू और कृष्ण मेनन को उस समय पे हमारे आर्मी चीफ ने वार्न किया था कि चाइना के खिलाफ अटैक मत करो, हम हार जाएंगे। लेकिन तब भी जवाहरलाल नेहरू और कृष्ण मेनन ने ये मना कर दिया, बोला कि नहीं भाई, चाइना पे अटैक करो, अपनी जमीन से इनको बाहर निकालो। और देखिए क्या हुआ, जमीन से बाहर निकालो तो दूर, पूरा का पूरा अक्सई चीन 38,000 स्क्वायर किलोमीटर का हमारे इलाके से निकल गया। तो पॉइंट ये भी है कि वॉर हिस्ट्री को कंपाइल करते वक्त सिर्फ मिलिट्री प्लानर्स की गलती नहीं ढूंढनी है, हमें यह भी देखना है कि जो भी पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स ने आदेश दिए वो किस हद तक निगेटिव में गए। फिर यहाँ पे वियतनाम की वॉर हिस्ट्री से कंपेयर किया गया। वियतनाम वॉर हिस्ट्री के बारे में काफ़ी कुछ लिखा गया। तो यूएस के मिलिट्री प्लानर्स ने उस समय पे क्या डिसीजन लिए, प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी ने, लिंडन बी जॉनसन ने, डिफेंस सेक्रेटरी रॉबर्ट एस मैकनमारा ने उस समय पे क्या डिसीजंस लिए, इसके ऊपर काफ़ी शोध हुआ है। और आज की डेट में वियतनाम वॉर की एक क्रेडिबल हिस्ट्री हमारे सामने है। और ऐसी ही क्रेडिबल हिस्ट्री हमें इंडिया की वॉर हिस्ट्री के लिए बनानी है। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया में जनरल के सुंदर जी और एम्बेसडर जेएन दीक्षित को काफी क्रिटिसाइज किया जाता है। क्यों क्रिटिसाइज किया जाता है? 1987 से लेकर 1990 तक श्रीलंका में जो सिविल वॉर चल रहा था, एलटीटीई वर्सेस श्रीलंकन सरकार, उसमें इंडियन आर्मी ने इंटरवीन किया था। अभी वहां पे 4 साल के बाद इंडियन आर्मी को वापस बुला लिया गया। मद्रास कैफे मूवी देखी ना, मद्रास कैफे ने उस समय के टाइम पीरियड को बहुत अच्छे तरीके से डिस्क्राइब किया एक सिनेमैटिक फॉर्म में। तो मद्रास कैफे मूवी नहीं देखी तो एक बार जरूर देखना, थोड़ी सी फास्ट मूवी है, ठीक है, ऐसे आपको इवेंट्स लाइन से चलते हुए नजर आएंगे, बट अच्छी मूवी है। तो 1987 से लेकर 1990 तक जो इंडियन आर्मी का इन्वॉल्वमेंट था श्रीलंका के अंदर, उसको काफी क्रिटिसाइज किया गया। दो लोगों को बहुत क्रिटिसाइज किया गया, एक जनरल के सुंदर जी और एक एम्बेसडर जेएन दीक्षित। अब इनको क्यों क्रिटिसाइज किया गया? इनको इसलिए क्रिटिसाइज किया गया है, जब भी इंडिया का कोई ऑफिशियल पॉलिसी स्टैंस होता था तो उस पॉलिसी स्टैंस को यही दो लोग सामने आके बताते थे। अब जब यही दो लोग सामने आके बताते थे तो पूरे देश की जनता को, तमिलनाडु को, श्रीलंका वालों को क्या लगता था कि यही दो हैं जो कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। बट यही दो थोड़े ना थे जो कर रहे थे। अरे भाई, बैक एंड में प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी थे, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर डिफेंस अरुण सिंह थे, कुछ और पॉलिटिकल हैवीवेट्स थे तमिलनाडु में, जैसे आमजी रामचंद्रन, एम करुणानिधि। तो ये जो भी ऑपरेशन पवन हुआ था इंडिया की तरफ से श्रीलंका में, उसमें डिसीजन मेकिंग में तो बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होंगे ना, बहुत सारे पॉलिटिकल कंपल्शंस होंगे। तो इतने पॉलिटिकल कंपल्शंस के बीच में आप पूरा का पूरा इल्जाम इस जनरल के सुंदर जी और एम्बेसडर जेएन दीक्षित पे डाल दोगे तो गलत है। तो श्रीलंका में जो हुआ, उससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स को जब डिक्लासिफाई किया जाएगा और उसके बारे में अच्छे से शोध की जाएगी तो क्लियरली पता चलेगा कि एक्चुअली श्रीलंकन क्राइसिस में भी कौन रिस्पॉन्सिबल था। फिर भाई देखिए, एक एक्सरसाइज ब्रास स्टैक्स है 1986-1987 की। इन 2 सालों में एक एक्सरसाइज ब्रास स्टैक्स हुई राजस्थान में। और कहीं ना कहीं इंडिया की वॉर फाइटिंग का डॉक्ट्राइन, टैक्टिक्स, टेक्निक्स और प्रोसीजर्स, कन्वेंशनल वॉर फाइटिंग में किस प्रकार से चीज़ें होंगी, प्लेन्स में किस प्रकार से वॉर लड़े जाएंगे, डिजर्ट में किस प्रकार से वॉर लड़े जाएंगे, इसके लिए एक बहुत बड़ी मिलिट्री एक्सरसाइज हुई थी राजस्थान में, जिसका नाम था एक्सरसाइज ब्रास टैक्स। अब पर्टिकुलरली इस एक्सरसाइज में क्या हुआ, इस बारे में भी शोध करने के लिए बात की जा रही है, क्योंकि इस एक्सरसाइज के बाद कहीं ना कहीं हमारे आर्मी के जो काम करने का तरीका था ना, वो बहुत रेवोल्यूशनरी प्रकार से चेंज हुआ है। तो बोला गया कि भाई कहीं ना कहीं एक्सरसाइज ब्रास टैक में जो हुआ वो भी हमें देखना चाहिए, ठीक है। फिर देखिए, एक और बात बोली जा रही, हाउएवर ऑल ऑफ देम इंक्लूडिंग दिस राइटर have relied on oral recollections to put together a mosaic of what may have transpired in the confines of military operations directorate of army headquarters and thereafter। यही बात मैंने आपको बताई है कि इस एक्सरसाइज ब्रास टैक्स और बाकी जो भी वॉर से रिलेटेड चीज़ें हुई हैं उसके फाइल्स को तो आप डिक्लासिफाई कर दोगे, लेकिन उस समय पे जो मिलिट्री प्लानर्स थे, जब वो मिलिट्री हेडक्वार्टर्स में एक कमरे के अंदर बैठ के बातचीत कर रहे थे, तो वो क्या बातचीत कर रहे थे ये किससे पता चलेगा? वो ऐसे पर्टिकुलर पर्सन से पता चलेगा जो उस समय पर उस ऑफिस में था या बातचीत में बैठा था। और ऐसे ब्यूरोक्रेट्स आज भी जिंदा है। अगर उनको बुलाया जाए, ऐसे मिलिट्री पर्सन्स को बुलाया जाए, उनसे उनके एक्सपीरियंसेस को पूछा जाए, तो उस समय पे काफ़ी कुछ जो हुआ है वो पता चल जाएगा। और वो पता चल जाएगा तो एक प्रॉपर हिस्ट्री को यहाँ पे डॉक्यूमेंट किया जा सकता है, जो कि हर चीज़ लिखी नहीं है। फिर यहाँ पे बताया गया कि भाई 1965 और 1971 की जंगों की जो हिस्ट्री लिखी गई है उनको सेफ हिस्ट्री बोला जाता है, बट कहीं ना कहीं स्ट्रैटेजिक डिसीजन मेकिंग, ऑपरेशनल एनालिसिस, पॉलिटिकल लीडरशिप, इस रिस्पेक्ट में बहुत ज़्यादा इनकी हिस्ट्री में ज़्यादा कुछ लिखा नहीं है, ठीक है।
तो कुल मिलाकर ऑथर ये बोल रहा है कि हमारा टारगेट ये नहीं होना चाहिए कि हम लोग जबरदस्ती में कंट्रोवर्शियल चीज़ों को सामने लेके आए, बट कम से कम हिस्ट्री को एक बैलेंस्ड पर्सपेक्टिव में, खासकर वॉर हिस्ट्री को एक बैलेंस पर्सपेक्टिव में सामने लेके आना ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक और बात बोली जा रही है यहाँ पे कि जब फाइल्स को डीक्लासिफाई करने की बात हो रही है ना, तो कहीं ना कहीं मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स फाइल्स को डीक्लासिफाई करना चाहती है, लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर और कुछ सर्विस हेडक्वार्टर्स हैं जो कि कहीं ना कहीं इन फाइल्स को डीक्लासिफाई करने के फेवर में नहीं है। इसकी बहुत सी वजह है। वजह यह भी है कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के अंदर बहुत पुरानी पुरानी फाइलें हैं। पहली बात तो इन फाइलों को पढ़ेगा कौन? अब बहुत सारी फाइलें, अब आपको पता होगा कि मिनिस्ट्रीज में और हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में कुछ समय के बाद फाइलें डिस्पोज ऑफ कर दी जाती हैं। किसी भी आप पर्टिकुलर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट जाके काम कर दोगे, 5-10 साल बीतेंगे तो आप वो जो फाइलें हैं उनका गट्ठर बनाओगे, जाके किसी दूर कमरे में फेंकाओगे। अभी कमरे में उनको चूहे खा गए, उसके अंदर वो मतलब कीड़े लग गए, वो कोई नहीं देखने जाता है। तब वो इतनी पुरानी फाइलें बिल्कुल धूल खा रही, पहली बात तो उनको खंगालेगा कौन, उनको पढ़ेगा कौन? ये अपने आप में एक मुश्किल काम है, क्योंकि फाइलों को डिजिटलाइज नहीं किया गया है। क्या आज के समय पे उनको आप डिजिटलाइज कर सकते हो? अभी डिजिटलाइज करने के लिए हो सकता है कि आप किसी बड़े कॉर्पोरेट को हायर करो, फाइल डिजिटलाइज कर दो, लेकिन किसी बड़े कॉर्पोरेट को हायर करोगे तो उस कॉर्पोरेट की जो प्राइवेट एम्प्लॉयज़ हैं उनके हाथ में वो फाइलें पहुंच जाएंगी। तो क्या हमारी इतनी सीक्रेट मिलिट्री फाइल्स उन लोगों के हाथ में पहुंचेंगे? सही है क्या? तो अपने आप में यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस उठ के आते हैं कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। बहरहाल यहाँ पे एयर वाइस मार्शल डॉक्टर अर्जुन सुब्रमण्यम, जिन्होंने इस पर्टिकुलरली इस आर्टिकल को लिखा है, इनका ये बोलना है कि देखिए पिछले 25 साल की जो मेन हिस्ट्री है, वॉर हिस्ट्री लगातार 25 साल की, जिसमें आपका नाथुला की स्कर्मिश 1967 की, फिर जो 1971 के वॉर में हम लोगों ने लाइटनिंग कैंपेन किया था, एक हफ्ते के अंदर पाकिस्तान को धूल चटा दी थी, उसकी हिस्ट्री, फिर ऑपरेशन मेघदूत जो हुआ था सियाचिन में, उसकी हिस्ट्री, एक्सरसाइज ब्रास टैक्स की हिस्ट्री और उसके सब्सिडरी ऑपरेशन, फिर जो ऑपरेशन फैल्कन हुआ था सुमदुरुंग चू में, इन सब हिस्ट्रीज को बहुत प्रॉपरली डॉक्यूमेंट करना चाहिए। ऑपरेशन पवन जो हुआ था, इंडियन पीस कीपिंग फोर्स गई थी श्रीलंका में, इन सब इवेंट्स को प्रॉपर तरीके से डॉक्यूमेंट करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये अभी भी प्रॉपरली डॉक्यूमेंट नहीं हुए हैं। अभी कितना डॉक्यूमेंट होंगे और कितना डॉक्यूमेंट नहीं होंगे ये तो देखिए समय ही बताएगा। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं अब पॉलिसी डिफिकल्ट टू डिफेंड। ये किस रिस्पेक्ट में बात हो रही है यहाँ पे? तो ये बात हो रही है यहाँ पे वैक्सीन के रिस्पेक्ट में। अलाउइंग मनी स्पेंट आउट ऑफ पॉकेट टू फीड वैक्सीन प्रोडक्शन इन इंडिया इज रिग्रेसिव एंड इनइक्विटेबल। क्या बोला जा रहा है यहाँ पे? देखिए, भारत सरकार ने अपनी पुरानी लिबरलाइज्ड वैक्सीन स्ट्रेटजी को बदल दिया। लिबरलाइज्ड वैक्सीन स्ट्रेटजी में क्या था कि राज्य की सरकारें अपने ग्लोबल टेंडर फ्लोट करें और दवाइयाँ खरीदने। राज्य की सरकारों ने ग्लोबल टेंडर फ्लोट किए, बट जो फॉरेन वैक्सीन प्रोड्यूसर्स थे, फाइजर मॉडर्ना जैसे, उन्होंने राज्य की सरकारों को मना कर दिया। उन्होंने बोला कि वैक्सीन बेचेंगे तो केंद्र की सरकार को बेचेंगे, तुमको नहीं बेचेंगे। तो राज्य की सरकारें दौड़ती हुई केंद्र की सरकार के पास आई और फाइनली केंद्र की सरकार ने बोला कि अब हम वैक्सीन खरीदेंगे और तुमको देंगे। ठीक है भाई, देखा जाए तो केंद्र की तरफ से ये एक अच्छा डिसीजन था। बट यहाँ पे अब ऑथर फिर से क्रिटिसाइज कर रहा है। देखिए, ये जो ऑथर होते हैं, एक्सपर्ट होते हैं, क्रिटिकल एनालिसिस करने वाले टाइप के लोग होते हैं, जो द हिंदू का एडिटोरियल लिखते हैं, इनका एक 1 पॉइंट एजेंडा होता है कि कुछ भी करके हमको सरकार को क्रिटिसाइज करना है। तो अब देखिए कैसे क्रिटिसाइज कर रहे हैं। ये बोल रहे हैं कि भाई प्राइवेट सेक्टर को 25% वैक्सीन प्रोक्योर करने का ठेका मिला है। अभी प्राइवेट सेक्टर में इतना ठेका देने की जरूरत क्यों है? प्राइवेट सेक्टर के पास वैसे ही कम वैक्सीनेशन है। जो भी प्राइवेट सेक्टर में वैक्सीनेशन हो रहे हैं, आपने सुना होगा जोमैटो और जो बड़ी बड़ी कॉर्पोरेट्स हैं, वो अपने यहाँ पे लोगों को वैक्सीन दिलवा रहे हैं, वो भी काफ़ी अच्छी पोजीशंस में जो हैं। तो प्राइवेट सेक्टर में उस लेवल पे वैक्सीनेशन हो ही नहीं रहे, तो प्राइवेट सेक्टर के लोगों को 25% वैक्सीन का कोटा देने की क्या जरूरत थी? एक बात तो यहाँ पे ये बोली जा रही है। दूसरी बात यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि इस समय पे कैपेसिटी टू वैक्सीनेट इज अ मोर इंपॉर्टेंट मैट्रिक टू कंसीडर देन जस्ट द रिलेटिव शेयर ऑफ वैक्सीनेशन सेंटर। इट इज अनलाइकली टू बी अ रिडीमिंग फैक्टर। कहने का मतलब ये है, मैंने जो पूरा सेंटेंस आपके सामने बोला, कि देखिए गवर्नमेंट सेक्टर में जो 75% जो सरकार वैक्सीन खरीदेगी, वहाँ पे वैक्सीनेशन सेंटर्स बहुत सारे हैं। प्राइवेट वैक्सीनेशन सेंटर्स की बात की जाए तो कहीं ना कहीं प्राइवेट वैक्सीनेशन सेंटर्स कम है। ठीक है, अब अगर आप प्राइवेट वैक्सीनेशन सेंटर्स को बढ़ा भी देते हो, मान लो, तो क्या कुछ फायदा होगा? यहाँ पे एक इम्प्लिसिट एजम्पशन लिया गया है। एजम्पशन क्या है कि भाई ये जो 25% वैक्सीन प्राइवेट सेक्टर में खरीदी जाएंगी, एजम्पशन ये है कि हमारे देश के 25% लोग ऐसे हैं
जो कि इतनी औकात वाले हैं, जो कि खुद अपना पैसा खर्च करके वो अपने आप को वैक्सीन लगवा लेंगे। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको नॉर्मल कोर्स में वैक्सीन नहीं मिल पा रही, तो वो चाह रहे हैं कि ठीक है भाई, किसी हॉस्पिटल में चले जाएंगे अपोलो टाइप और वहाँ पे जाके वैक्सीन लगवा लेंगे। मैं खुद ही कुछ दिन पहले सोच रहा था। अब यहाँ पे आप देखोगे कि 25% शेयर फॉर प्राइवेट वैक्सीनेशन, इसमें एक एजम्पशन है कि भाई 25% लोग यहाँ पे आके अपना पैसा खत्म करके वैक्सीन लगवा लेंगे। लेकिन अब आपको समझना पड़ेगा, ये जो 25% का नंबर है ना, ये एक इन्फ्लेटेड मिडिल क्लास को दिखा रहा है। एक्चुअली में जो हमारी एफ्लुएंट मिडिल क्लास है वो इतनी बड़ी नहीं है। हमारी मिडिल क्लास 25% से भी कम है हमारी आबादी के। तो होगा ये कि भाई ये जो 25% लोग हैं ये क्या करेंगे, जो कि थोड़े बहुत एफ्लुएंट कैटेगरी में आते हैं, ये जो सरकारी कोटे वाली जो वैक्सीनेशन सेंटर्स है ना, वहां पे जाके अपने आप को वैक्सीन बनवा लेंगे। तो मतलब कि यहाँ पे सरकार 75% वैक्सीन सरकारी तरीकों से और 25% वैक्सीन प्राइवेट तरीकों से। तो सरकार ये जो अज्यूम कर रही है कि 25% वाले ब्रैकेट में जाके जो लोग वैक्सीन लगवाएंगे ये इतने एफ्लुएंट है कि अपने आप को वैक्सीन 75% वाले में लगवा लेंगे। और एक्चुअली में जो गरीब लोग 75% में आ रहे हैं वैक्सीन लगवाने के लिए, वो कहीं ना कहीं उनको ओवर क्राउड करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं उनको और ज़्यादा डिले करना पड़ेगा। प्लस बोला ये जा रहा है कि जो 25% प्रोक्योरमेंट प्राइवेट सेक्टर में करने की बात की जा रही है, कुल मिला के ये इसलिए की जा रही है ताकि ये जो कॉरपोरेट्स हैं जो कि वैक्सीन बना रहे हैं ये भी थोड़ा फ़ायदा कमा सकें, ये भी थोड़ा प्रॉफिट कमा सकें। अब मैं यहाँ पे पर्सनली आपको बोलूँगा, देखिए ऑथर ने तो यहाँ पे क्रिटिसाइज़ किया। ऑथर ने यहाँ पे बोला है कि भाई देखिए, वैक्सीन को प्रोवाइड करना यहाँ सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ऑथर की बातों से ऐसा लग रहा है कि वो चाहता है कि सरकार 100% वैक्सीन प्रोवाइड कर दे। मैं बोलूंगा कि सरकार पहले, मतलब केंद्र सरकार पहले 50% वैक्सीन ही प्रोवाइड कर रही थी, अब केंद्र सरकार ने 75% वैक्सीन का प्रॉमिस कर दिया है। तो दिस इज अ वेरी प्रोग्रेसिव स्टेप। रही बात 25% वैक्सीन की, तो 25% वैक्सीन में जितने की वैक्सीन है उसके ऊपर सिर्फ 150 रुपये एक्स्ट्रा ले सकता है आपका कोई भी हॉस्पिटल, चाहे वो कितना भी बड़ा प्राइवेट हॉस्पिटल हो। तो अभी इस रिस्पेक्ट में सरकार को एकदम ब्लैंकली क्रिटिसाइज करना सही नहीं है। ऑथर यहाँ पे बोल रहा है कि प्रिवेंटिव सर्विसेज लाइक वैक्सीन generate a lower private demand than curative services. Subsidizing or incentivizing users and penalizing non-users of preventive services are two ways of promoting consumption of such services. Preventive services का क्या मतलब होता है? अब जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने वैक्सीन ली, ये एक प्रिवेंटिव सर्विस है। मतलब कि आप वैक्सीन इसलिए ले रहे हो कि आपको बीमारी ना हो। अभी कल की डेट में अगर आपको बीमारी हो जाती है तो आप दौड़ के जाओगे अपना इलाज कराने के लिए, क्योंकि वो क्यूरेटिव सर्विस होगी। लेकिन जब तक आपको बीमारी नहीं हो रही है तब तक थोड़ा बहुत आप घर पे बैठोगे कि चलो ठीक है, मुसीबत हमारे तक घर नहीं आई है तो चलो हम बचे हुए हैं। तो यही बात बोली जा रही है कि जो प्रिवेंटिव सर्विसेज होती है ना, उसमें प्राइवेट डिमांड हमेशा कम रहती है। मतलब ऑथर ये बोल रहा है कि जब तक लोगों को कोरोना वायरस नहीं हुआ है तब तक वो वैक्सीन लगवाने प्राइवेट सेक्टर में नहीं जाएंगे, वो सरकारी अपॉइंटमेंट का ही इंतजार करेंगे। हाँ, किसी को कोरोना वायरस हो जाता है तो फिर वो क्यूरेटिव सर्विस हो जाती है। तो ऐसे केसेस में अगर आपको बीमारी हो गई है तो आप जरूर दौड़ के जाओगे इलाज कराने के लिए। लेकिन जब तक आपको बीमारी नहीं हुई है तब तक आप कहीं ना कहीं इलाज करवाने खुद से नहीं जाओगे। तो इसका क्या मतलब निकल के आया? इसका मतलब ये निकल के आया कि प्रिवेंटिव सर्विस को अगर आपको प्रमोट करना हो, यहाँ पे वैक्सीनेशन एक प्रिवेंटिव सर्विस है, तो वैक्सीनेशन अगर आपको यहाँ पे प्रमोट करना है तो वैक्सीनेशन को आपको सब्सिडाइज करना पड़ेगा, यूजर्स को इंसेंटिवाइज करना पड़ेगा। ओके, और जो लोग इस प्रिवेंटिव सर्विस को यूज नहीं कर रहे हैं उनको पीनलाइज करना पड़ेगा, उनको कहीं ना कहीं सजा देनी पड़ेगी। ओके, अब अगर आप ये मान भी लो कि हमारे देश की जो 25% जनता है उसके पास हाई वेल्थ है, एजुकेशन है, अच्छी कोविड-19 की अवेयरनेस है, तो भी ये जनता कहीं ना कहीं 75% सरकारी कोटे वाले में जाके अपने आप को वैक्सीन लगाएगा और बाकी गरीबों को इस 75% में एक्सेस कम मिलेगा। तो क्राउडिंग आउट इफेक्ट होएगा यहाँ पे पूरर सेक्शंस पे, ऐसी बात यहाँ पे बोली जा रही है। और वो क्राउडिंग आउट इफेक्ट आना ही आना है। रीजन बीइंग इंडिया के पास सरप्लस नहीं है वैक्सीन का, इंडिया के पास कहीं ना कहीं वैक्सीन की कमी है। ओके, फिर क्या बोला जा रहा है? A large chunk of self payers are likely to be younger, productive individuals who are at lesser risk of severe disease and mortality than the elderly. फिर ये भी ऑथर बोल रहा है कि जो 25% ये जो प्राइवेट में है वैक्सीन, इसमें कौन होंगे? तो वो लोग होंगे जो थोड़े यंग होंगे, जो कि आप कह सकते हो कि इनको सीवियर डिजीज नहीं है, एल्डरली जितनी मॉर्टेलिटी नहीं है। तो कुल मिला के बस यही बताया जा रहा है कि जो 25% प्राइवेट प्लेयर्स के लिए जो कोटा रखा गया, ये क्यों रखा गया? इसके ऊपर एक और एजम्पशन दिया जा रहा है। मतलब ऑथर ये सोच रहा है कि अगर सरकार मान लो 25% कोटा प्राइवेट के लिए रख रहा है तो क्यों रख रहा है? सबसे पहली चीज़ तो यहाँ पे निकल के आ रही कि जो प्राइवेट वाले हैं थोड़ा पैसा कमा सके। बिल्कुल, पैसे वाला फैक्टर तो है ही यहाँ पे। दूसरा हो सकता है सरकार ये भी सोच रही हो कि
ये जो हर्ड इम्यूनिटी है, ये हर्ड इम्यूनिटी आती है 60 से 80% के बीच में। तो अगर 75% लोगों को अगर सरकार वैक्सीन दे देती है तो 60 से 80% के बीच में हर्ड इम्यूनिटी है, तो कहीं ना कहीं हर्ड इम्यूनिटी के पास सरकार पहुंच जाएगी। इसलिए सरकार 75% जनता को खुद वैक्सीनेट कर रही है और 25% जनता से बोला है कि ठीक है भाई, तुम अपना पैसा लेके अपने आप को वैक्सीनेट करवा लो। अब यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा, बहुत सारी और डिस्पैरिटीज यहाँ पे एग्जिस्ट करती हैं, जैसे कि ज्योग्राफिकल और डिस्पैरिटीज अराउंड सोशियो इकोनॉमिक लाइंस। तो ज्योग्राफिक लाइंस पे और सोशियो इकोनॉमिक लाइंस पे वैक्सीनेशन में कहीं ना कहीं आप देखो कि एक तबके को फायदा गया और एक तबके को फायदा नहीं मिला। इस चीज को डील करने का क्या तरीका है? डील करने का एक ही तरीका है भाई, कि सरकार टोटल वैक्सीन में अपने शेयर को बढ़ा ले। मतलब ऑथर यहाँ पे कुल मिला के ये बोल रहा है कि पहले केंद्र की सरकार 50% वैक्सीनेशन करा रही थी, अब 75% करा रही है, अब ये 90 या 100% ऑफ द वैक्सीनेशन कराए। मतलब 25% भी तुम यहाँ पे प्राइवेट को मत दो। ये सरकार का कहने का मतलब है। अभी सरकार के लिए प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, फाइजर और ये जो बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये कहीं ना कहीं अपनी वैक्सीन को प्राइवेट सेक्टर में बेचना चाहते हैं, खासकर सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। उसी से तो उनका प्रॉफिट होगा, क्योंकि केंद्र सरकार तो पर डोज के 150 रुपए दे रही है और बाहर जाके बेचेंगे तो कम से कम 300-400 रुपए पर डोज मिलेंगे। अभी पहले तो उन्होंने सोचा था कि राज्य की सरकारों को बेच देंगे ज्यादा रुपए में, लेकिन अब राज्य की सरकारों को केंद्र सरकार को देना पड़ रहा है फ्री में वैक्सीन, क्योंकि केंद्र सरकार के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर आ रहा है। तो ये सब पूरी की पूरी यहाँ पे केओस टाइप का, प्रॉब्लम टाइप की चालू है। सरकार को बस यहाँ पे क्रिटिसाइज किया जा रहा है कि भाई अपनी वैक्सीनेशन स्ट्रेटजी को थोड़ा और बदलो। 75% इज नॉट इनफ। 25% प्रोक्योरमेंट आपको प्राइवेट सेक्टर को देने की जरूरत नहीं है। आप एक काम करो कि आप ज्यादा से ज्यादा वैक्सीन को खुद खरीदो, अपने पैसे पे खरीदो और लोगों को फ्री में बांटो। ये यहाँ पे बोला गया। आप देखते हैं भारत सरकार किस हद तक इस बात को मानती। नेक्स्ट बात करते हैं प्रिजर्विंग इंडियाज आर्काइव्स। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है भाई? नेशनल आर्काइव्स की यहाँ पे बात की जा रही है। मूविंग द कलेक्शंस इन द नेशनल आर्काइव्स एनेक्स नीड्स केयरफुल प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन। क्या बताया जा रहा है? तो नेशनल आर्काइव्स इज द प्राइमरी रिपोजिटरी ऑफ डॉक्यूमेंट ऑफ इंडियाज पास्ट। इंडिया के पास से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट हैं, कहाँ है? नेशनल आर्काइव्स में। लास्ट टाइम नेशनल आर्काइव्स कब न्यूज में था? 2016 में, जब फाइल्स पर्टेनिंग टू नेताजी सुभाष चंद्र बोस, इनकी कहीं ना कहीं आप देख सकते हो डिजिटल कॉपीज पब्लिकली एक्सेसिबल की गई थी। अब यहाँ पे इमिनेंट डेमोलिशन होने वाला है एनेक्से का, नेशनल आर्काइव्स का। मतलब नेशनल आर्काइव एक बड़ी बिल्डिंग है, इसका एक छोटा पार्ट तोड़ा जाने वाला है। तो अब कहीं ना कहीं नेशनल आर्काइव्स का एक छोटा पार्ट तोड़ा जाने वाला है, तो एक पेटिशन सर्कुलेट कर रही है। इस पेटिशन को साइन किया इंडियन स्कॉलर्स ने, फॉरेन स्कॉलर्स ने। और ये इंडियन स्कॉलर्स और फॉरेन स्कॉलर्स मांग कर रहे हैं कि सरकार भले ही नेशनल आर्काइव्स को एक जगह से दूसरी जगह लेके जा रही, बिल्डिंग तोड़ रही है, बट सरकार थोड़ी ट्रांसपेरेंसी दिखाए। सरकार ये दिखाए कि नेशनल आर्काइव के एनेक्से में जो जो चीजें भी स्टोर करके रखी गई हैं, क्या उनके सेफ स्टोरेज को इंश्योर किया गया है। क्योंकि इन स्कॉलर्स का ये बोलना है कि भाई ये जो नेशनल आर्काइव्स है इंडिया में, इसमें इंडिया की हिस्ट्री के सेवरल सेंचुरीज के डॉक्यूमेंट पड़े हुए हैं, और ये सेवरल सेंचुरीज के डॉक्यूमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो पेटिशन है इंडियन और फॉरेन स्कॉलर्स की, वो क्या बोलती है कि जो नेशनल आर्काइवल रिकॉर्ड्स हैं, इसमें 45 लाख फाइल्स हैं, 25,000 रेयर मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं, 1 लाख से ज्यादा मैप हैं, ट्रीटीज हैं, 2,80,000 प्री मॉडर्न डॉक्यूमेंट्स हैं, हजारों की तादाद में प्राइवेट पेपर्स हैं। अगर इसमें से कोई भी चीज लॉस हो जाती है तो इंडिया की कल्चर और हिस्ट्री के रिस्पेक्ट में एक बहुत बड़ा लॉस होगा। फिर ये जो एनेक्से सेक्शन है नेशनल आर्काइव्स का, जिसको अभी के लिए तोड़ा जा रहा है, इसमें कार्टोग्राफी सेक्शन है। कार्टोग्राफी मतलब मैप को बनाना। 1.5 लाख ओरिएंटल रिकॉर्ड्स हैं, पर्शियन के, अरेबिक के, उर्दू के। फिर कुछ गिलगित मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं, जो कि यूनेस्को के हिसाब से इंडिया की ओल्डेस्ट सर्वाइविंग मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं। फिर कैनोनिकल और नॉन कैनोनिकल बुद्धिस्ट वर्क, जिसमें संस्कृत, चाइनीज, कोरियन, जापानीज, मंगोलियन, मानचू, तिब्बतन के रीजनल फिलोसफिकल लिटरेचर के बारे में लिखा हुआ है। तो इतने इंपॉर्टेंट जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं वो नेशनल आर्काइव्स में पाए जाते हैं। तो अगर आप नेशनल आर्काइव्स की इस एनेक्स बिल्डिंग को तोड़ रहे हो, तो भाई तोड़ रहे हो तो बताओ कि आपने तोड़ते वक्त सब कुछ ध्यान से रखा है, थोड़ी ट्रांसपेरेंसी दिखाइए, थोड़ा बताइए कि जो एनेक्से में डॉक्यूमेंट्स रखे हैं तो वो डॉक्यूमेंट्स को कहाँ रिलोकेट किया गया है, उनकी सेफ कीपिंग कैसे रखी जा रही है। ये बात सरकार से पूछी जा रही है और सरकार को इस पर जवाब देना चाहिए। अब देखते हैं जवाब कब आता है। ओवरऑल अगर नेशनल आर्काइव्स की बात की जाए तो इसको पहले भी क्रिटिसाइज किया गया है। पहले भी बताया गया कि जो नेशनल आर्काइव्स है वो बहुत पुअर शेप में। एक सीरीज ऑफ आर्टिकल पब्लिश हुआ था न्यूयॉर्क टाइम्स में मार्च 2012 में। इसको पब्लिश किया था हिस्टोरियन दिनयार पटेल ने। इन्होंने बताया था कि जो नेशनल आर्काइव्स के हालात हैं ये बहुत ज़्यादा ख़राब है। नेशनल आर्काइव्स में बहुत सारे ऐसे लेटर्स रखे हैं जो मोहनदास
मतलब महात्मा गांधी जी ने लिखे हैं, अम्बेडकर साहब ने लिखे हैं, गोपाल कृष्ण गोखले साहब ने लिखे हैं, बाकी इंडियन नेशनलिस्ट ने लिखे हैं। अब सोचिए आप, गांधी जी द्वारा लिखे गए लेटर्स, नेहरू जी द्वारा लिखे गए लेटर्स, इतने इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज द्वारा लिखे गए लेटर्स ह्यूमिड वेदर में रखे हुए हैं, स्टाफ की निग्लिजेंस है, ऐसा स्टाफ जिसको आइडिया ही नहीं है कि भाई इन लेटर्स की इंपॉर्टेंस क्या है, किस पर्सनालिटीज ने इन लेटर्स को लिखा है, मिस हैंडलिंग हो रही, स्टाफ निग्लिजेंस हो रहा है, इम्प्रॉपर प्रिजर्वेशन मेथड्स हैं, इन सब चीज़ों के बारे में न्यूयॉर्क टाइम्स में मार्च 2012 में एक रिपोर्ट छपी थी। तो कुल मिला के नेशनल आर्काइव्स ठीक तरीके से काम नहीं कर रहा है, ये बात पहले ही पॉइंट आउट की गई है। तो कहीं ना कहीं इसकी आप शिफ्टिंग कर रहे हो, अच्छी बात है, लेकिन शिफ्टिंग के समय पे सारे आर्काइवल रिकॉर्ड्स ठीक से रखे गए, इस चीज़ को भी कहीं ना कहीं इंश्योर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, 2012 की इस रिपोर्ट के बाद चीज़ें थोड़ी इंप्रूव हुई थी, बट इनफ इंप्रूव नहीं थी। टेलीग्राफ ऑनलाइन के लिए 30 मई 2021 को सना अजीज ने एक आर्टिकल लिखा। सना अजीज असिस्टेंट प्रोफेसर हिस्ट्री की अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में। इन्होंने ये बोला है कि भाई देखिए, lack of expertise to manage acquisitions which has led to locking up of some of the rare documents in Persian, Urdu, Arabic, संस्कृत, प्राकृत, तमिल, मलयालम एंड मोदी मतलब रिकॉर्ड्स फ्रॉम महाराष्ट्र। तो मतलब कि यहाँ पे सना अजीज ये बोल रही हैं कि चूंकि बहुत सारे आर्काइवल रिकॉर्ड्स को हैंडल करने की एक्सपर्टीज भारत सरकार के पास या नेशनल आर्काइव्स के स्टाफ के पास नहीं है, बहुत सारे इंपॉर्टेंट रिकॉर्ड्स को ताले में बंद करके रख दिया गया है, और ताले के अंदर बंद करके जहाँ रखा गया है वहाँ पे भी वो सेफ है कि नहीं है, इस बारे में कुछ ज़्यादा जानकारी है नहीं। तो कुल मिला के नेशनल आर्काइव्स के एनेक्से के कलेक्शंस को प्रॉपर तरीके से मूव करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इसकी बेस्ट इन्फॉर्मेशन कौन प्रोवाइड करा सकता है? तो भाई ब्रिटिश लाइब्रेरी प्रोवाइड करा सकती है। ओके, ब्रिटिश लाइब्रेरी की जो गाइड है प्रिजर्वेशन एडवाइजरी सेंटर, इसने अभी देखिए, ये जो प्रिजर्वेशन एडवाइजरी सेंटर का जो ब्रिटिश लाइब्रेरी का गाइड है, उसका नाम है मूविंग लाइब्रेरी एंड आर्काइव कलेक्शन। अभी जो मूविंग लाइब्रेरी फॉर आर्काइव कलेक्शंस नाम का ये जो पब्लिकेशन है, इसमें बहुत सकिंटली और कॉम्प्रिहेंसिवली लिखा हुआ है कि अगर आप एक आर्काइव को दूसरे जगह पे लेके जा रहे हो तो किस प्रकार की उस चीज़ों को पैक करना है, किस प्रकार से उन चीज़ों को अनलोड करना है। जब आप कहीं पे किसी चीज़ को लेके जा रहे हो तो आप एडवांस में प्लानिंग कर लो कि इस सेक्शन में ये चीज़ें स्टोर होंगी, इस सेक्शन में ये चीज़ें स्टोर होंगी, इस सेक्शन में ये चीज़ें स्टोर होंगी। मतलब रैंडम स्टोरेज नहीं होना चाहिए, क्योंकि मान लो आपने एक बार सामान उठाया और जाके किसी और जगह पे रखा, और उसके बाद आप उसी सामान को उठा के फिर किसी और जगह पे रख रहे हो, तो ये बार बार अगर मूवमेंट करोगे तो उसमें खर्चा भी ज़्यादा होगा और चीज़ों को भी नुकसान होगा। ठीक है, फिर ये जो डेमोलिशन हो रहा है इस एनेक्से का नेशनल आर्काइव्स का, इसको बहुत सारे स्कॉलर्स ने क्रिटिसाइज किया। बहुत सारे बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस में बड़े बड़े जो पोस्टों पे स्कॉलर्स बैठे हैं, उन्होंने इस बात को क्रिटिसाइज किया है। और एक और बात यहाँ पे बोली गई, ऐसा नहीं है कि जो केंद्र सरकार का नेशनल आर्काइव्स है यही खतरे में, कुछ राज्य की सरकारों के भी आर्काइव्स खतरे में। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये जो गोवा का आर्काइव है, दिस इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट इन द कंट्री, और इस गोवा के आर्काइव में केवल इंडिया से रिलेटेड नहीं, एशिया, यूरोप, अफ्रीका, साउथ अफ्रीका से रिलेटेड कंटेंट भी रखा हुआ है, और इस आर्काइव का मैनेजमेंट भी प्रॉपर तरीके से नहीं हुआ है। तो इन आर्काइव्स के मैनेजमेंट के लिए प्राइवेट सेक्टर को बुलाना चाहिए। प्राइवेट सेक्टर की मदद से एक वर्ल्ड क्लास बिल्डिंग बनाई जा सकती है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की फंडिंग को इस्तेमाल करके, और वहाँ पे इंडिया के जितने भी एंशिएंट रिकॉर्ड्स हैं उनको रिलोकेट किया जा सकता है बेस्ट पॉसिबल सुपरविजन के अंदर, इस बात पे ध्यान देते हुए कि वो सब डिस्ट्रॉय ना हो। तो ये यहाँ पे करने की बात तो की जा रही है, बट होगा तो वही जो सरकार चाहती है। उदय बालाकृष्णन साहब ने इस आर्टिकल को लिखा है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु में ये पढ़ाते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, आई होप आपको कुछ ना कुछ यूजफुल यहाँ पे जानने को मिला होगा। हैव अ ग्रेट डे। गुड